हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। ठीक है, ये वेरी कॉमन थिंग है कि जुडिशियल अथॉरिटी हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास। जैसे हमारे पास सबसे नीचे देखोगे आपके पास मिलेंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मिलेंगे, लोअर कोर्ट्स मिलेंगे, हाई कोर्ट मिलेंगे, एंड देन फाइनल वी आर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया की। नेक्स्ट, इट्स सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सेफ गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोवाइड करता है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस टू द ऑल सिटीजन्स, और हमें न्याय मिलता है। ठीक है, ये हाईएस्ट अपीलिंग कोर्ट है, मतलब इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते। अगर आपका हाई कोर्ट में कोई केस रिजेक्ट हो गया या आपको लगता है कि वो सज़ा गलत है तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और ये फाइनल अपील कोर्ट है। इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले देखो कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो देयर आर सम क्राइटेरिया दैट यू नीड टू फॉलो। सबसे पहले कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। वो सिटीजनशिप बाय बर्थ भी हो सकती है, बाय न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकती है, बाय रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, बाय डिसेंट भी हो सकती है, बट आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, आप जज रहे हो हाई कोर्ट के फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, मतलब 5 साल के लिए जज ऑफ हाई कोर्ट रहे हो। थर्ड कंडीशन, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट रहे हो फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। देखो, एक होते हैं लॉयर, ठीक है, लॉयर, एक होते हैं एडवोकेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि लॉयर का मतलब होता है जिसके पास डिग्री है, हैव डिग्री। ठीक है, बट टू बिकम ए एडवोकेट आपको क्या करना है? आपके पास डिग्री तो होनी ही चाहिए, बट बार काउंसिल का एक तो मेंबर होना है आपको, ये होता है। सेकंड, आप बार काउंसिल के मेंबर होने चाहिए, एज ए रजिस्टर्ड मेंबर होने चाहिए। सेकंड, आप एक बार एग्जाम होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बार काउंसिल के मेंबर हो और आपने बार काउंसिल एग्जाम दिया है तो आप एक एडवोकेट हो, बिकॉज आफ्टर बीइंग एन एडवोकेट ही आप अपने क्लाइंट का केस कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिकॉज आप एक लॉयर हो, इससे आप कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। टू रिप्रेजेंट योर क्लाइंट इन अ कोर्ट यू नीड टू बी अ एडवोकेट। तो पहली कंडीशन क्या दी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड, जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स के लिए, या फिर एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। और इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए, यानी एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होने चाहिए। किसकी नज़र में? प्रेसिडेंट की नज़र में। तो ये एक है। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन आप है आपके, मतलब इन दोनों में से ये तो और में है कि या तो आप 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हो या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो, ये हो सकता है, या फिर आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं प्रेसिडेंट की नज़र में, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना तो मैंडेटरी है। देखो, अब नेक्स्ट देखो कि अपॉइंटमेंट्स कैसी होती हैं। अगर वेरी स्टार्टिंग से देखें ना, लाइक जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी, ठीक है, तब टोटल स्ट्रेंथ ये नहीं थी। अभी जो टोटल स्ट्रेंथ है दैट इज 34, यानी 33 प्लस 1। ये 1 कौन है? ये CGI है हमारे, 1 CGI एंड 33 अदर्स है। पर पहले क्या होता था कि 8 ही होते थे, जिसमें एक हमारे CGI होंगे और 7 अदर जजेस होंगे। ठीक है, तो फिर अभी ये कैसे इवॉल्व हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। पहले अभी ये देखो कि अभी जो टोटल स्ट्रेंथ है दैट इज 24 जजेस की स्ट्रेंथ है, जिसमें वही कि 10 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, और ये 23 अदर जजेस है सुप्रीम कोर्ट के। देखो, अब इनकी रिटायरमेंट दी हुई है
एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे उनके अपॉइंटमेंट की कि जब आप एक जज नियुक्त हो रहे हो, अपॉइंट किए जा रहे हो, तब आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज कुछ मेंशन नहीं है। यू मीन्स नो, नो मिनिमम एज। ठीक है, मिनिमम एज कुछ नहीं है, बस मैक्सिमम एज है कितनी? 65 ईयर्स की। आफ्टर दैट मतलब आपको रिजाइन करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव अटेन दिस एज। ठीक है, या फिर आपको जल्दी भी मतलब हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव अर्लियर बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में वही हमारे दोनों हाउसेज आते हैं, तो प्रेसिडेंट आपको रिमूव भी कर सकता है अगर आप किसी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो, तो यू कैन बी रिमूव। ठीक है, अब जजेस के रिमूवल के लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे आपको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो किसी जज के रिमूवल का प्रोसेस इनिशिएट करना है, तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या कंडीशन है कि अगर वो रिमूवल इनिशिएट करना है तो 100 मेंबर्स साइन करने चाहिए उस मोशन को। कहाँ पे? लोकसभा में। और 50 मेंबर्स कहाँ करने चाहिए? इन राज्यसभा में। यानी 100 मेंबर लोकसभा में और 50 मेंबर राज्यसभा में उस मोशन को साइन करने चाहिए। जब वो मोशन को साइन करेंगे देन दे विल सबमिट इट टू स्पीकर और चेयरमैन। मतलब अगर लोकसभा में हो रहा है तो ऑब्वियसली दे विल सबमिट टू स्पीकर, और अगर राज्यसभा में हो रहा है तो चेयरमैन को सबमिट करेगी। ठीक है, अब जब ये मोशन इनको सबमिट किया गया तब स्पीकर और चेयरमैन में एडमिट और रिफ्यूज, या तो वो इसको मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर मना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस रिमूवल को एक्सेप्ट कर लेते हैं देन क्या होगा कि एक 3 मेंबर्स कमेटी बैठेगी। अब भाई उन चार्जेस को चेक भी तो करना है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक 3 मेंबर बॉडी बनेगी। ठीक है, जिसमें हमारे सीजीआई होंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हो सकते हैं या अदर जो भी एमिनेंट जूरिस्ट होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो एक 3 मेंबर बॉडी उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। अभी तक देखो सो फार कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। सिर्फ एक बार जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ ये चार्जेस इनिशिएट हुए थे, बट लोकसभा में ही वो बिल डिफीट हो गया था, मतलब वो चार्जेस डिफीट हो गए थे। ठीक है, बट अभी तक नो सुप्रीम कोर्ट जज इम्पीच्ड सो फार। ठीक है, ये उनके रिमूवल का प्रोसेस था कि कैसे कैसे इनिशिएट हो सकता है। अब देखो, हमने देखा था कि वेरी स्टार्टिंग में वी हैव ओनली 8 जजेस, जिसमें 1+7 का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 34 जजेस हैं, तो ये इवॉल्व हुआ है विद द टाइम। देखो, सबसे पहले एक केस हुआ, फर्स्ट जजेस केस, जिस 1982 में, उसमें क्या कहा गया, मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ को टाइम टू टाइम कौन इंक्रीज कर सकता है, ये राइट किसके पास है? एक मिनट, पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो टाइम टू टाइम जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है, ये पार्लियामेंट के पास राइट है। तो सबसे पहले 1982 में एक फर्स्ट जजेस केस हुआ, जिसमें क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, बट प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे किससे? सीजीआई से। लेकिन इस फर्स्ट जजमेंट केस में क्या होगा, फर्स्ट जजेस केस में, कि ये जो है कंसल्टेशन है प्रेसिडेंट के साथ सीजीआई की, इसमें सीजीआई का ओपिनियन सिर्फ कंकरेंस है। मतलब इट्स नॉट मीन कंकरेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला है तो मानने वाली बात है, नहीं, ये सिर्फ उनके एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। यानी वो अपनी व्यू पॉइंट देंगे प्रेसिडेंट को, अगर वो मानते हैं वेल एंड गुड, नहीं मानते तो भी कोई इशू नहीं है। मतलब सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज हैं, उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इट डज नॉट मीन कंकरेंस। पहले केस में ये बोल दिया, ये कि भाई वो व्यूज एक्सचेंज होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। वेरी सिंपल आर्डन। ठीक है, अब सेकंड जजेस केस हुआ 1993 में, जिसमें क्या कहा गया कि जो कंसल्टेशन है किसके साथ? सीजीआई के साथ, उसको क्या कर दिया, बाइंडिंग कर दिया। कि हाँ, उसमें तो क्या किया था कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज है,
कोई कंकरेंसी नहीं है, मानना चाहे मान सकते, नहीं माने ना माने। सेकंड में क्या कर दिया कि सीजीआई की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग कर दी, ठीक है। लेकिन साथ में क्या किया कि सीजीआई को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, किससे, विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस। सीजीआई अपनी राय देंगे बट आफ्टर कंसल्टिंग विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। ये सेकंड केस में हुआ जजमेंट। फिर आया थर्ड केस आया। थर्ड जजेस केस में क्या कर दिया है कि सीजीआई की कंसल्टेशन तो बाइंडिंग है ही, बट अब 2 से ज्यादा 4 जजेस से है उनको कंसल्ट करने पड़ेगा, एडवाइस लेनी पड़ेगी, ठीक है। यानी इसको एक्सपैंड कर दिया गया है, कोलिजियम सिस्टम को एक्सपैंडेड, कि वहां 2 से कंसल्ट करना था, यहाँ 4 से कंसल्ट करना है थर्ड जजेस केस में। अब क्या हुआ कि एक 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2014 में। इसमें क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम खुद ही मतलब अपॉइंट कर रहे हो जजेस को, मतलब खुद ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कंट्रोल लेने के लिए क्या किया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एस्टैब्लिश करी, जिसने इस कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया कि अभी जो जजेस अपॉइंट होंगे वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करेगी, ठीक है, जिसमें कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट के भी रहेंगे और कुछ लाइक जुडिशरी के मेंबर्स रहेंगे। तो ये कर दी। लेकिन 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, बिकॉज अगर देखो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, जिसने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी इस अमेंडमेंट को प्लस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इस दोनों को क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। टू बी वेरी प्रिसाइज, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब फोर्थ जजेस केस हुआ, जिसमें क्या किया, वापस से इसी कोलिजियम सिस्टम को रिस्टोर कर दिया गया कि यही सीजीआई से कंसल्ट होगा विद सीनियर मोस्ट जजेस से, एंड देन वो प्रेसिडेंट को अपनी एडवाइस देंगे और प्रेसिडेंट को उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो उसके बाद क्या कर दिया कि ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट हाई कोर्ट्स के लिए गवर्नर करेंगे, बिकॉज हमें देखते हैं कि स्टेट का जितना भी फंक्शनिंग है वो ज़्यादातर हमारे जो पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर है वो देखते हैं। बट नहीं, यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों के जजेस के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद कोलिजियम सिस्टम, वही सीजीआई और सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करने के बाद, ठीक है। अब इसके आर्टिकल्स देख सकते हो 124 से 143 तक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ऐसे सारे लाइन से याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो। सबसे पहले तो आर्टिकल 129 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 129 क्या कहता है कि इट्स हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी ये हाईएस्ट कोर्ट है जहां पे आप अपील कर सकते हो, और इसको बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अब देखते होगे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट्स आती हैं तो उन जजमेंट्स को ऑन लेटर केसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है, कोई भी उसका रूलिंग आई है, तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि वो रूलिंग दे दी और वो खत्म कर दिया, मीन्स सुप्रीम कोर्ट के एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है, इसीलिए इसको बुलाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, अब यू नो कि मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक से ज्यादा बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की हो सकती है। जैसे अभी बेंच कहाँ पे है, यू नो कि अभी कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में। अगर पार्लियामेंट चाहे तो उन बेंचेस मतलब कहीं और पे भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो सकती है, ठीक है, बट अभी के लिए दिल्ली में है, और ये आर्टिकल 130 में लिखा है द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट द इंडिया। उसके बाद आर्टिकल 131 थोड़ा इक्वल से लग रहा है, 131 1 और 1 इक्वल, उस हिसाब से ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और नहीं देख सकता, मतलब उस पर उन्हीं का अधिकार है, ठीक है। जैसे कि अगर देखो डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स के बीच में या 2 स्टेट और यूटीज के बीच में अगर हो रहा है तो वो उस मतलब मैटर्स पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अपना वर्डिक्ट दे सकता है। आप सोचो अगर
दो स्टेट्स का मैटर है, तो कौन सी स्टेट उसमें रूलिंग करेगी? ऐसा हो सकता है ना कि दो स्टेट का मैटर चल रहा है और मान लो जिस स्टेट का मैटर चल रहा है, अगर वो किसी हाई कोर्ट में अपील हो रही है, उसकी हाई कोर्ट में उसकी जुरिडिक्शन हो रही है, तो हाई कोर्ट तो हो सकता है किसी एक स्टेट को फेवर कर दे, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मैटर वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स ही लगती है, मतलब सिर्फ उसमें सुप्रीम कोर्ट ही अपना वर्डिक्ट दे सकता है, वो उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है, उसमें कोई और नहीं आ सकता, ठीक है। और 132 से 134 तक या क्या आती हैं, अपील जुरिडिक्शंस आती हैं। अपीलेट जुरिडिक्शन मतलब आपका कोई हाई कोर्ट में केस था, उस पर वर्डिक्ट आ चुका है, आपको लग रहा है कि वो अनफेयर है, तो यू कैन अपील, ठीक है, अपील कर सकते हो टू द हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट आया उससे आप नाखुश हो और आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो स्पेशल लीव्स बाय सुप्रीम कोर्ट, इतना देख लेना, थोड़ा नहीं इतना, बाकी ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे इसमें क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कैसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा केस है या कोई एक ऐसा हाल फिलहाल में मुद्दा चल रहा है जिस पे कोई केस फाइल नहीं हुआ है, बट सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा से, दैट इज सुओ मोटो से फोर फ्रंट पे आके कंप्लीट जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं, मीन्स टू पास सच ए डिग्री और एन ऑर्डर टू मेक इट नेसेसरी फॉर डूइंग अ कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। जैसे अभी मान लो अभी दिल्ली के हालात थोड़े से डगमग हैं, मतलब वहाँ पे पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल है, लोग मतलब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब लोग वहाँ पे परेशान हैं। तो अगर ऐसे सिनेरियो में किसी ने मान लो सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल नहीं करा है, बट सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा से सुओ मोटो अपना यूज करके सुप्रीम कोर्ट उस पर फोर फ्रंट पे आके जस्टिस डिलीवर कर सकता है, ठीक है। ये होता है कि अपनी इच्छा से, स्व इच्छा, सुओ मोटो में स्व इच्छा से वो फोर फ्रंट पे आके कंप्लीट जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, 141 साउंडिंग इट सेम, कि ऐसे याद रखो कि 1 और 1 ने 4 को बाइंड कर रखा है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी रूलिंग आएगी, जो भी उसका वर्डिक्ट आएगा, वो बाइंडिंग होगा टू ऑल द कोर्ट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ भी डिक्लेयर करता है, वो सारे कोर्ट्स पे, जो लोअर कोर्ट्स हैं हायरार्की में, हाई कोर्ट्स हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन सब पे वो बाइंडिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट आएगा वो सब पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। और ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट किसको एडवाइज करता है? प्रेसिडेंट को एडवाइज कर सकता है, ठीक है। अब उसमें भी दो टाइप के मैटर्स होते हैं कि प्रेसिडेंट को, एक तो अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की ट्रीटी है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देना मैंडेटरी है, ठीक है। और एक दूसरी है कि अगर कोई नॉर्मल केस है, मतलब कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट का मैटर, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैटर है कोई, ठीक है, तो उसमें वो अपनी एडवाइस देने से मना भी कर सकते हैं, और इन सेंस कि उन पे कोई बाइंडिंग नहीं है एडवाइस देना, बट ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन रखते हैं। किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद देखो अब जजेस की जो सैलरी है, जो एक्सपेंसेस हैं इनके, वो कहाँ से निकलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एज वी नो कि दो टाइप के फंड्स होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनके एक्सपेंसेस निकलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट थिंग कि ये नॉन वोटेबल होता है, इट कैन ओनली बी डिस्कस, यानी अगर पार्लियामेंट पे इस पे वोट नहीं हो सकता, इट कैन ओनली बी डिस्कस, ठीक है। अब देखो ये है कि जजेस का जो कंडक्ट है, यानी जजेस अपना जो भी जुरिडिक्शन कर रहे हैं उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता इन पार्लियामेंट में। इसका मतलब आज सिंपल है कि हमारी जो लेजिस्लेचर है और जो हमारी जुडिशरी है उसको सेपरेट रखा गया है, ठीक है। जुडिशरी के मैटर्स पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होंगे, उनका कंडक्ट ऑफ जजेस डिस्कस नहीं होगा पार्लियामेंट में, ठीक है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट कि बोथ द सीजीआई और जो भी अदर जजेस होंगे वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि अगर प्रेसिडेंट है, नहीं लेट्स सपोज सीजीआई है, सीजीआई किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, और बाकी अदर जजेस किसको देंगे, अदर जजेस किसको देंगे, सीजीआई को। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे तो सीजीआई है चाहे अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सब अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें लगेगा कि भाई जो सीजीआई हैं वो देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और बाकी जजेस किसको देंगे, सीजीआई को। लेकिन नहीं, बोथ सीजीआई एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस सभी किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन देंगे। सेम देखो, सुप्रीम कोर्ट के तो जजेस का रेजिग्नेशन और उनका अपॉइंटमेंट देख लिया हमने, लेकिन अगर हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी आता है या उनका रेजिग्नेशन है, वो भी किसको ही देते हैं, हमेशा प्रेसिडेंट को ही देते हैं, गवर्नर को नहीं देते हैं। एज दैट सिंपल, जो उनको अपॉइंट कर रहा है उन्हीं को वो रेजिग्नेशन अपना लेटर देते हैं। क्योंकि जजेस चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। और इन अ सेम वे इनको अगर रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देंगे, हाई कोर्ट के जजेस भी, नॉट टू द गवर्नर। ठीक है, हाँ ये देखो, अभी कुछ हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू करता है। ठीक है, सबसे पहले 5 टाइप के रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यो वारंटो। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको अनलॉफुल तरीके से डिटेन करा गया है, कि आपको बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया है, तो इसका मतलब होता है हैबियस कॉर्पस। और इसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ऑर्डर कर सकता है कि जो पर्सन डिटेन हुआ है उसको प्रेजेंट करो, और उस लाइक क्यों उसको डिटेन किया गया है। सो अनलॉफुल डिटेंशन अगर कर रही है पुलिस या कोई अथॉरिटी, तो हैबियस कॉर्पस रिट्स इश्यू कर सकती है। मैंडेमस, अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है तो रिट्स इश्यू होता है मैंडेमस। प्रोहिबिशन, इसका मतलब है कि अगर कोई कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन, यानी अगर मान लो कोई ओरिजिनल जुरिडिक्शन का केस है और उसमें कोई हाई कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, रिट्स इश्यू करेगा प्रोहिबिशन, कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, या अपनी जुरिडिक्शन में काम करो, अपनी जुरिडिक्शन से बाहर काम मत करो। मीन्स इट बेसिकली प्रोहिबिट टू बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन, लोअर कोर्ट को। ठीक है, सर्शियरी टू क्वैश, इसमें क्या होगा कि अगर हाई कोर्ट ने कोई मान लो रूलिंग दी है, ठीक है, उस रूलिंग को क्वैश कर देगा, खत्म कर देगा और केस अपने अंडर ले लेगा। ठीक है, टू क्वैश द रूलिंग ऑफ हाई कोर्ट, और जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी रूलिंग को क्वैश कर देगा। क्यू वारंटो का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब वो उस पोजीशन के लायक हैं। अगर कोई फ्रॉड से मान लो किसी पोजीशन पे है तो ये रिट्स इश्यू किए जा सकते हैं, क्यू वारंटो। ठीक है, ये 5 तरह के रिट्स है एंड काफी इजी। ठीक है, वेरी जैसे इसमें दिया हुआ है कि भाई हैबियस कॉर्पस अनलॉफुल डिटेंशन, मैंडेमस टू परफॉर्म ड्यूटीज, प्रोहिबिशन आपको अपनी जुरिडिक्शन में काम करना है, बाकियों के में नहीं करना है तो आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है। सर्शियरी टू क्वैश, कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर को नल और वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, क्वैश कर रहे हैं। और क्यू वारंटो, किस अथॉरिटी से आप इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, अगर कोई अनलॉफुली किसी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। ठीक है, बाकी ये है लाइक उसकी पावर्स हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन हम देख चुके हैं, सेंटर स्टेट के रिलेशन और स्टेट या यूटी के रिलेशन। अपील, अपीलेट जुडिक्शन में क्या होता है कि अपील्स हाई कोर्ट से मान लो कोई केसेस आए हैं और उनसे अपील हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अपील फ्रॉम हाई कोर्ट्स, अब हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा था उसके बाद वो अपील कर रहा है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये उसकी अपीलेट जुडिक्शन में आएगा। एडवाइजरी जुडिक्शन, आर्टिकल 143, वही कि प्रेसिडेंट कैन सीक इट्स एडवाइस अंडर आर्टिकल 143। ये प्रेसिडेंट इस अंडर आर्टिकल
अपनी जुरिडिक्शन मतलब इस आर्टिकल के अंडर एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू एक फंडामेंटल राइट है हमारा, मतलब एक जुडिशियल रिव्यू क्या है कि भाई ये इसमें क्या है कि कोर्ट किसी भी ऑर्डर को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या हमारे फंडामेंटल राइट से वायलेट हो रहा है या उनके क्लैश में आ रहा है, वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो उसमें क्या है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। बाकी ये सबको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं ना तो हमें हाई कोर्ट या किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये था, अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि द मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, कि 50 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा के या राज्यसभा के, मतलब उसको मोशन को साइन करने चाहिए। ए पर्सन कैन डायरेक्टली फाइल ए पिटीशन इन द हाई कोर्ट इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में 50 दिया हुआ है लोकसभा या राज्यसभा के लिए, नहीं लेकिन ऐसा नहीं है, हमने देखा था कि 50 होने चाहिए राज्यसभा के लिए और 100 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा के लिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। लोकसभा के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए, 100 होने चाहिए और राज्यसभा के लिए 50 मेंबर्स साइन करने चाहिए, तो वो गलत हो गया। सेकंड, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, सही है, तो दोनों में जा सकते हैं। और एक बात और, हमारे जो मतलब रिट्स इश्यू करने की जो पावर है वो हाई कोर्ट की वाइडर है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इश्यू कर सकता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली इश्यू रिट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, बट हाई कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स के लिए तो रिट्स इश्यू कर ही सकता है, प्लस किसके लिए, जो हमारे लीगल राइट्स है, जैसे हमारे राइट टू प्रॉपर्टी है, ये लीगल राइट है, तो इनके लिए भी क्या कर सकते हैं, रिट्स इश्यू कर सकते हैं। तो जो रिट्स की जुरिडिक्शन है ना वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट की वाइडर है, हाई कोर्ट वाइडर एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाँ, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ओनली 2, 1 तो गलत है, सो आंसर इज ओनली 2। नेक्स्ट देखो, ऑल द केसेस रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर, कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इंटरप्रिटेशन होनी है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, अब उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, सिर्फ वो मेंशन है, अब उसका इंटेंशन क्या है, उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग क्या है, तो अगर उसको इंटरप्रिटेट करना है सुप्रीम कोर्ट को तो वो उसके कौन से जुरिडिक्शन में आएगा। अब देखो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा है तो ये उसके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आना चाहिए, नहीं, पर ये उसकी एपेलेट जुरिडिक्शन में आएगा, ठीक है। एंड वी हैव लास्ट क्वेश्चन कि a person appointed as a judge of Supreme Court before entering upon his office has to make and subscribe an oath on affirmation before, कि अगर आप एक जज अपॉइंट हो रहे हो तो बिफोर एंटरिंग इनटू योर ऑफिस तो आपको क्या है, ओथ लेनी पड़ती है। तो ओथ कौन दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या नन। आप एक जज हो, याद रखो कि सीजीआई की बात नहीं हो रही है, आप एक नॉर्मल जज भी हो सुप्रीम कोर्ट के, तब भी आपको ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट या सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, या तो प्रेसिडेंट खुद या प्रेसिडेंट ने अपने बिहाफ पे किसी को अगर वो पावर दी है तो वो पर्सन आपको ओथ दिलवाएगा। इसमें सीजीआई का रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जज हो तो आपको सीजीआई दिला देंगे, नहीं, प्रेसिडेंट ही देंगे, मतलब आपको ओथ प्रेसिडेंट ही दिलवाएंगे या फिर हो सकता है कोई पर्सन उन्होंने अपॉइंट किया वो, ठीक है।
सो ये था आज का कंप्लीट टॉपिक। आई होप सब कुछ क्लियर है, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।